हेलो एवरीवन। आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ लाइट के बारे में। साल 1900 इस दिन न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल आता है कि प्लैंक्स लॉ के द्वारा साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया है कि लाइट हैज़ ए डुअल नेचर, और सर मैक्स प्लैंक को पूरे 18 साल बाद इसी चीज़ के लिए नोबेल प्राइज में मिलता है। और प्लैंक्स लॉ के द्वारा एक हाइपोथेसिस जारी की गई थी कि लाइट के पास डुअल नेचर है। उसी के कुछ सालों के बाद 1923 में लुइस दे ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस जारी की कि लाइट नहीं, मैटर के पास भी डुअल नेचर है, यानी पार्टिकल्स वेव की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पार्टिकल वेव डुअलिटी के बीच में पूरे 100 साल की जंग है, और इस पूरी लंबी जंग के बीच में कई सारे साइंटिस्ट आए और कई सारे साइंटिस्ट गए भी। तो चलिए समझते हैं कि इस जंग के बीच में क्या हुआ और किसने जीता इस लंबी जंग को। साल 1704 न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी प्रपोज की, और इसी थ्योरी ने यह बताया कि लाइट के पास है पार्टिकल नेचर। पूरे 200 साल पहले आ चुके हैं हम साल 1900 में, और 1704 में न्यूटन ने ये थ्योरी हमें हमारे सामने लाके दी। अरे तुम कौन हो? हम फिजिक्स वाले शिवांश भैया है। तो यहाँ तो हिस्ट्री क्लास चल रही थी ना, लेकिन अब यहाँ फिजिक्स की पढ़ाई होगी। अच्छा ठीक है, तुम टेक ओवर कर सकते। थैंक यू, ओके बाय। तो साल 1704 में न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी। इस थ्योरी के हिसाब से न्यूटन ने कहा कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर है। इसका मतलब लाइट कण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। इसका मतलब लाइट के पार्टिकल्स को तोड़ भी सकते हैं। तो उन्होंने इस पार्टिकल का नाम क्या दिया? कॉर्पसल। कॉर्पसल उन्होंने इस पार्टिकल का नाम रखा क्योंकि उस थ्योरी का नाम था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इसी थ्योरी से उन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसे भी प्रूव किया। और साथ ही उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी इसी से प्रूव किया। लेकिन न्यूटन की इस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में एक खामी थी, और वो खामी ये थी कि उन्होंने कह दिया कि रेयर से डेंसर मीडियम में जैसे ही लाइट जाएगी, जैसे ही उस मैटर या उस मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज होगी, लाइट की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, जो बात बिल्कुल गलत थी। हमें पता है कि लाइट जैसे ही डेंस से रेयर मीडियम में जाती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और जैसे ही रेयर से डेंस मीडियम में आती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। और इसीलिए न्यूटन की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया और न्यूटन को पड़े गालियाँ। ओके, उसके बाद लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया वेव थ्योरी को, जो 1678 में सर क्रिश्चियन ह्यूजन ने दी थी। उस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने लाइट को एक लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? वेव कुछ ऐसे ऐसे चलती है ना। और लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसके पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे और वेव भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। वेव कैसे बनती है? कुछ पार्टिकल्स टू और फ्रो जाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते 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 कुछ इस तरीके से मूव करने लगते हैं कि वेव टाइप का दिखने लगता है। अब देखिए, जिस वेव में पार्टिकल्स भी इसी तरह वाइब्रेट करे और वेव भी इसी डायरेक्शन में मूव करे, उसे ही हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उन्होंने कहा कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब इससे कुछ याद आ रहा है क्या? साउंड। तो साउंड वेव भी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो उन्होंने बस यही कहा कि लाइट इज जस्ट लाइक साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फिर उनकी बात पे भी सवाल उठे थे कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव है लाइट, तो फिर लाइट स्पेस में ट्रैवल क्यों कैसे करती है? तो उन्होंने कहा कि स्पेस में एक इनविजिबल मीडियम है जिसे उन्होंने नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर, और इसी तरीके से उनकी वेव थ्योरी बस इतनी ही थी। तो न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को गालियां देके लोग सपोर्ट करने लग गए थे वेव थ्योरी को। अब इसी वेव थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने लाइट को एक स्लिट से पास कराया, जिसके बाद लाइट दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दी। और पार्टिकल नेचर के मुताबिक अगर कोई भी पार्टिकल दो पार्ट्स में टूटेगा तो उसके दो अलग अलग पार्ट्स दीवार पे बनने चाहिए, लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। और इसीलिए अभी हम ये करके देखेंगे कि लाइट के साथ असल में हुआ क्या जब हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करके देखा। तो चलिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे
एक लेज़र लाइट ली है और एक थर्मोकोल के टुकड़े पे बाल लगा दिया है। जैसे ही मैं लेज़र लाइट की बीम को दीवार पे मारता हूँ तो एक पॉइंट जैसी दिखती है, लेकिन अब देखिएगा जैसे ही मैं इसे बाल से गुजारूंगा तो ये कैसे वेव्स की तरह टूट जाती है। तो असल में ये वेव लाइक पैटर्न का नाम है इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये पैटर्न तब बनता है जब दो वेव्स जो इस तरीके से ऐसे करके जो वेव्स ट्रैवल करती है, दो वेव्स जब एक दूसरे को इंटरफेयर करती है तो इस टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। और इसी इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण हम कहते हैं लाइट वेव नेचर का है। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है वो इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं पानी में या आदमी पानी में जैसे ही दो बॉल्स को डुबाता है, उसी के साथ पानी पे रिपल्स बनना स्टार्ट होते हैं और रिपल्स एक दूसरे में इंटरफेयर करके कुछ इस टाइप से कटा कटा सा पैटर्न बनाते हैं। सिमिलरली लाइट भी एक वेव है। ये जो पैटर्न लाइट ने बनाया था इसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये पैटर्न तब बनता है जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, यानी कि एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब दो वेव्स एक दूसरे पे इंटरफेयर कर रही है। और इस टाइप के इंटरफेरेंस पैटर्न को ही देखकर थॉमस यंग ने ये कंक्लूड किया कि हाँ भाई, क्रिश्चियन ह्यूजन सही कह रहे थे, लाइट एक वेव ही है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं साल 1817 में, थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट करने के पूरे 16 साल बाद। यानी थॉमस यंग ने जब 1801 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था तो उससे एक आदमी बहुत प्रभावित हुआ था जिसका नाम था ऑस्टिन फ्रेस्नेल, और इसलिए उसने 1817 में एक और एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि लाइट वेव तो है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है। तो लाइट की ट्रांसवर्स वेव होने की बात ऑस्टिन फ्रेस्नेल ने कही थी, लेकिन फ्रेस्नेल ने कहा क्या कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसके पार्टिकल्स के मूवमेंट का डायरेक्शन अलग हो और उसके वेव के चलने का डायरेक्शन जस्ट उसके परपेंडिकुलर हो। यानी आपने कभी दीवार से रस्सी बांधकर उसे जब ऐसे किया होगा तब उसके वेव कुछ ऐसे जा रही होगी, यानी सीधा, और पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे होंगे। इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो। रस्सी को डालने समय पार्टिकल्स कुछ ऊपर नीचे कर रहे थे और वेव सीधा जा रही थी। इसीलिए फ्रेस्नेल ने ये कहा कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। हमने ये तो मान लिया कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बहुत अच्छा एविडेंस दिया कि लाइट सही में एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं जान रहे हैं कि सही में स्पेस में कोई ल्यूमिनिफेरस ईथर जैसी चीज़ होती भी है या नहीं। और इसीलिए आते हैं हमारे मैक्सवेल साहब, जो हमें अच्छे से समझाते हैं कि लाइट है क्या। मैक्सवेल ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स की, बहुत रिसर्च किया और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये दिया कि लाइट एक स्पेशल वेव है जो कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, और उन्होंने इसका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन उसमें भी इसका काइंड क्या है? ट्रांसवर्स वेव। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए, ट्रांसवर्स वेव एक काइंड की वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन और वेव के चलने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। उसी वेव का एक टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी वेव में लाइट भी एक उसका एग्जाम्पल है और बेस्ट एग्जाम्पल है। और मैक्सवेल ने बस इतना ही कहा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब तुम यहाँ फिर से क्यों आ गए? क्योंकि तुमने तो इम्पोर्टेंट डेट्स बताई ही नहीं। ठीक है, सारे हिस्टोरिकल डेट्स तो बतानी थी ना। तो जेम्स मैक्सवेल एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और ये स्कॉटिश फिजिसिस्ट, और इन्होंने 1860s में ये कहा था कि लाइट एक प्रोपगेटिव वेव है। प्रोपगेटिव वेव यानी ट्रैवल करने वाली वेव है बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको इसके पीछे की फिजिक्स जाननी है तो हमारे फिजिक्स वाले भैया ही आ जाते हैं। ओके, थैंक यू ब्रो। सो अब मैं आपको इसके पीछे की फिजिक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके पीछे की फिजिक्स ये है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन में एक धागा बांध के हिलाए
तो उससे क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन में एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम उसको हिलाएंगे तो उसमें कुछ बदलाव आएंगे, और एक बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म देती है एक मैग्नेटिक फील्ड को। ये बात हमें आंद्रे एम्पेयर ने बताई थी। अब जब हम उसे हिलाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगी, और एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड जन्म देती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये बात हमें माइकल फैराडे ने बताई थी। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हिला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रही है, और साथ ही हम जब उसी समय मैग्नेटिक फील्ड को हिला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले रही है। तो दोनों हिलते हुए, बदलते हुए एक दूसरे को जन्म दे रहे हैं, और इसी को तो वेव कहेंगे। ये एक वेव की तरह है, और जब इसकी स्पीड निकाली जाती है तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आती है, और ये स्पीड तो लाइट की भी है। इसका मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसी एक्सपेरिमेंट से मैक्सवेल ने ये कंक्लूड किया कि हाँ, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, और एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है, क्योंकि दोनों बार बार बदल रहे हैं, बार बार एक दूसरे को जन्म देते रहेंगे, और ये एक वेव की तरह होगा, और इस वेव की स्पीड थी स्पीड ऑफ लाइट जितनी। इसीलिए मैक्सवेल ने ये कंक्लूड किया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इससे से वेव नेचर ऑफ लाइट जीत रही है। लेकिन अभी हमारे खेल में आते हैं नायक, और उस नायक का नाम था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नए फेनोमेनन को डिस्कवर किया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भी प्रूव कर दिया कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर होता है। अब उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये कैसे बताया, क्योंकि उन्होंने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करने की कोशिश की तो ये उसे परफॉर्म ही नहीं कर सकते थे बिना ये माने कि लाइट पार्टिकल नेचर का है। और इसी से उन्होंने 1921 में नोबेल प्राइज जीता, जो उन्हें 1922 में अवार्ड किया गया था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन इस खेल को जीत ले, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि लाइट एक पार्टिकल है। लेकिन अब हमारे दिमाग में बचने लगी है खिचड़ी, हमारे दिमाग की खिचड़ी बन रही है, क्योंकि अब हम क्या माने। इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे कि लाइट एक वेव नेचर है, लेकिन अब नोबेल प्राइज मिला है एल्बर्ट आइंस्टाइन को, तो वो सही ही कह रहे होंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर का है। तो अब हम माने किसको। तो इसी में हमारे खेल के आते हैं महानायक, जो सबके बीच में सुलह कराते हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया E=hv, और इसी फॉर्मूला में h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसी प्लैंक्स लॉ के द्वारा हम ये प्रूव कर पाए कि लाइट के पास डुअल नेचर है, यानी लाइट कुछ सिचुएशंस में पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और कुछ सिचुएशंस में वेव की तरह भी बिहेव करता है। और कुछ सालों के बाद साइंटिस्ट ने ये परफॉर्म किया लैब में कि जब उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किया तो वही इंटरफेरेंस पैटर्न तो आ रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट रे के सामने एक डिटेक्टर पुट कर दिया, उसके बाद कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आ रहा था। ये साफ साफ दिख रहा था कि दीवार पे 2 स्पॉट्स थे, और लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर ही था। तो वेव नेचर भी दिख गया इंटरफेरेंस पैटर्न, और वो स्पॉट्स भी दिखे डिटेक्टर लगाने पे। तो इससे मैक्स प्लैंक और कुछ साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि लाइट के पास एक डुअल नेचर है, यानी लाइट पार्टिकल की नेचर में भी बिहेव करेगा और वेव नेचर में भी बिहेव करेगा। अब इसी के बाद साल 1923 में लुई दे ब्रोली, ऐसा ही कुछ उनका नाम है, बॉली या ब्रोगली, जो भी इस नाम को जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, लुई दे ब्रोगली या लुई दे ब्रोई, ये साइंटिस्ट साल 1923 में और कुछ साइंटिस्ट की टीम के साथ ये कंक्लूड करते हैं कि मैटर के पास भी डुअल नेचर है, और इसी के साथ उन्हें भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। और हमारे लाइट की इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं तक थी। अगर आप क्लास 10th में हैं तो लाइट की वीडियो प्लीज़ यहीं से स्टार्ट कीजिए, और ऐसी ही जानकार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स। फोटॉन्स को हम लोग पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा ज्ञान था। लेकिन डुअलिटी ऑफ लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व असल में मैक्स प्लैंक ने भी नहीं किया था। ये थे पॉल डिरैक और कुछ और साइंटिस्ट थे। लेकिन पॉल डिरैक ने एक क्वांटाइज्ड फील्ड्स नाम की एक थ्योरी दी थी 1927 में, और ये एक मैथमेटिकल थ्योरी थी। सो
इसमें उन्होंने ये कहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उन्होंने ये बताया कि देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज लाइक एक्स-रेज एंड अदर्स with charged particles and with both aspects of light embedded in it। यानी अगर लाइट वेव भी है तो भी इंटरेक्ट करता है चार्ज पार्टिकल से, पार्टिकल भी है तो भी। और इसी तरीके से उन्हें नोबेल प्राइज मिलता तो है बट कुछ अदर अचीवमेंट्स के लिए मिलता है, इस अचीवमेंट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था। और इसी के साथ हमारी पार्टिकल वेव डुअलिटी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इसके बाद लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन आ गई कि हाँ भाई ये सब मोह माया है, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, क्योंकि हमारी क्वांटम थ्योरी यही कहती है। अगर आपको क्वांटम थ्योरी पे भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। ओके।